लाख टके की बात में अब एक बार फिर बात कोरोना के कहर की, जिसे लेकर देश की अदालतें बेहद सख्त रुख अपना रही हैं। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले में सक्रियता दिखा रहा है। सरकारों के खिलाफ सख्त टिप्पणियां की जा रही हैं। ऑक्सीजन की कमी से थम रही हैं सांसें। शहर दर शहर ऑक्सीजन की कमी है। इस किल्लत की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों नहीं हो रही, कहां कमी है? कोर्ट की तरफ से लगातार सरकारी इंतजामों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यूपी में भी ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हुई है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त बयान दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लखनऊ और मेरठ के जिलाधिकारियों से कहा है कि वो जिलों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत की खबरों की पुष्टि करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत अपराध है। यही उन लोगों की तरफ से किया गया नरसंहार है जिन पर ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राजधानी दिल्ली में भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा है। दिल्ली में भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त है। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है दिल्ली को हर हाल में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए और इसके बारे में योजना गुरुवार को होने वाली सुनवाई से पहले बताई जाए। हालांकि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगा दी। राजधानी में कोरोना पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें यह तय किया गया कि कल इस बारे में एक रिपोर्ट दी जाए कि दिल्ली में ऑक्सीजन की ज़रूरत को लेकर एक स्पेशल विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाए जो यह तय करे कि आखिरकार दिल्ली को कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है। दरअसल केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लगातार इस मुद्दे पर खींचतान चल रही है कि दिल्ली को कितना ऑक्सीजन चाहिए। एक तरफ केंद्र सरकार के वकील का कहना है कि दिल्ली को लगभग 500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दी जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार को अन्य राज्यों का भी ध्यान रखना है। उस लिहाज से दिल्ली के लिए एक फार्मूले के तहत यह ऑक्सीजन दी जा रही है और दिल्ली सरकार का कहना है यह ऑक्सीजन बेहद कम है, लगभग इसकी दोगुनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सख्त टिप्पणी की गई। कोर्ट ने कहा कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि आदेश का पालन करे, नाकाम अफसरों को जेल में डाले या फिर अवमानना के लिए तैयार रहे, लेकिन इससे दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो काम करने से ही मिलेगी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ऑक्सीजन संकट के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। इसके बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और मामले पर सुनवाई करने की अपील की थी। केंद्र सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर अदालतों की सख्ती दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश भर में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार पर सवाल उठ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर से सहमा है हिंदुस्तान। नाउम्मीदी के अंधकार में बस एक ही उम्मीद की किरण नजर आ रही है और वो है वैक्सीनेशन की। कोरोना के कहर से जूझ रही दिल्ली को बड़ी राहत मिली है वैक्सीन से। वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है और पूर्वी दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर में हम लोग मौजूद हैं। स्कूल है सरकारी जहां पर वैक्सीन सेंटर बनाया गया है और किस तरह से यहां पर लोग आ रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं और काउंटर बनाए गए हैं जहां सबसे पहले कोई वैक्सीन लगवाने पहुंचता है तो अपना पंजीकरण शो करता है। यहीं पर जो पूरी जानकारी के बाद वो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पंजीकरण शो करते हुए इसी तरह से पूरी जानकारी के बाद जो है वो आप आगे जाते हैं। अलग अलग काउंटर के अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं और एक काउंटर की जो कैपेसिटी है वो 150 लोगों को वैक्सीन लगाने की है एक दिन में, यानी एक सेंटर पर 750 लोग दिन भर में वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपने वैक्सीन लगवा ली? जी, मैं बिल्कुल लगा ली है। मैं यहाँ पर पहला नंबर था। आज का दिन का पहला नंबर था मेरा। तो बड़े मतलब भाग्यशाली लोगों में गिनती हो सकती है आपकी, क्योंकि बड़ी बड़ी लंबी कतारें। बिल्कुल पहला। क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ सर, जैसे प्राइवेट का है वैसे है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुरंत इंजेक्शन सिस्टम भाई हो रहा है और बहुत अच्छा है। कोई मतलब जो लगने के बाद सिस्टम से बहुत खुश है। बहुत अच्छा है।
प्राइवेट की तरह सिस्टम है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप कतारबद्ध तरीके से जिस तरह से लोग बैठे हैं उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, और जिस तरह से जो फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जिस तरह से सिस्टम मैनेज किया गया है, उसकी एक एक तस्वीर जो है न्यूज़ नेशन पर बाकायदा, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे मैनेजमेंट हो यहाँ का किस तरह से काम कर रहा है, वो इन तस्वीरों के माध्यम से क्लियर होता है। दिल्ली में वैक्सीनेशन की ये खुशनुमा तस्वीर है। वैक्सीनेशन का काम तो चल रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत में 9.3% आबादी को कोविड-19 टीके की पहली खुराक मिल चुकी है। वहीं दोनों खुराक लगाने वाले लोगों की संख्या अभी 2% का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। देश में हर हिस्से में वैक्सीनेशन तो हो रहा है, लेकिन ये रफ्तार बहुत धीमी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में पिछले हफ्ते रोजाना औसतन 23,37,141 टीके लगाए गए। हालांकि ये दर देश में सबसे तेज टीकाकरण की साप्ताहिक दर से 35% कम रही। इस आधार पर अनुमान है कि भारत को अगली 10% आबादी को टीके की पहली खुराक देने में 117 दिन लगेंगे। देश में वैक्सीनेशन की हालत क्या है, उसका अंदाजा मुंबई में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान से लगाया जा सकता है। मुंबई में रुक रुक कर चल रहा वैक्सीनेशन का काम। करीब 5 दिनों से महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी थी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन मंगलवार को एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार को 9 लाख वैक्सीन के डोज मिले हैं, और इसकी वजह से महाराष्ट्र के और मुंबई के खास तौर पर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर लोगों की भीड़ वैक्सीन लेने के लिए एक बार फिर से उमड़ पड़ी है। आप देख सकते हैं मुंबई के बीकेसी के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लोग यहां पर वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जो अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचे हुए हैं, यानी कि वॉक इन जो लोग आते थे वैक्सीन लेने के लिए उन्हें रोका गया है। जिन्हें अपॉइंटमेंट दिया गया है, जिन्हें मोबाइल पर मैसेज आया है कि वो आ सकते हैं वैक्सीन लेने, सिर्फ वही लोग जो हैं वो वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो कतार आप देख रहे हैं इनमें 18 और 44 के बीच के लोग भी हैं, और सेकेंड डोज के लिए जो 45 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन यहाँ पर दिया जा रहा है। मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर आप इसे कह सकते हैं। हर रोज़ यहाँ पर 8,000 लोगों को वैक्सीन दिया जाता रहा है, लेकिन फिलहाल अभी भी अगर बात करें मुंबई की तो सिर्फ 1 लाख वैक्सीन मुंबई को दिया गया है। तो ऐसे में स्टॉक अभी भी लिमिटेड है। जब तक स्टॉक है तब तक सिर्फ उन लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा जो लोग कोविन ऐप पर रजिस्टर्ड होकर यहाँ पर आए हैं। साफ है कि देश में फिलहाल पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला ने कहा है कि देश में टीका आपूर्ति का संकट जुलाई तक बना रहेगा, यानी देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होगी, इसकी उम्मीद ज्यादा नहीं की जा सकती। टीम न्यूज़ नेशन। तो लगातार हम देश भर में कोरोना के कहर की हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई शहरों में बंदिश लगाई गई है, लेकिन कहीं से भी राहत की खबर नहीं आ रही है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। कई शहरों में लॉकडाउन के बावजूद फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं से भी राहत के संकेत नहीं दे रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में हर रोज संक्रमितों की संख्या में लगभग 2.4% की बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 3,82,315 नए केस आए। 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। 50,000 से 1 लाख एक्टिव केस 7 राज्यों में है, जबकि 50,000 से कम सक्रिय मामले 17 राज्यों में है। देश में 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। जाहिर है सबसे बड़ी चिंता लगातार बढ़ रहे संक्रमण दर को लेकर है, और बेंगलुरु समेत देश के कई बड़े शहरों में पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रही है। ITST बेंगलुरु में कोरोना बेलगाम हो रहा है। पिछले 24 घंटों में शहर में 20,000 नए मामले सामने आए हैं, और इस समय शहर में तकरीबन 3 लाख एक्टिव मरीज हैं कोरोना के। लेकिन चिंता की बात है पॉजिटिविटी रेट। अगर मई के पहले 3 दिनों की बात करें तो शहर की पॉजिटिविटी रेट है 40.28%। वही अगर अप्रैल महीने की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट थी 14%। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उछाल
हुआ है पॉजिटिविटी रेट में। ऐसे में ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाए, क्योंकि बेंगलुरु शहर में करीब 99% मरीज जो है वो एसिम्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टम वाले हैं, यानी कि उन्हें मालूम भी नहीं होता है कि वो संक्रमित है। ऐसे में अगर कोरोना को रोकना है तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराने ज़रूरी है। बेंगलुरु में जहां लॉकडाउन के बावजूद हालात फिलहाल काबू में आते नहीं दिख रहे, तो वहीं मुंबई में अब लॉकडाउन का असर कोरोना केस पर साफ दिख रहा है। लगातार यहां संक्रमण के केस घट रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का जो वेरिएंट है, जो म्यूटेंट है, वो इतना खतरनाक है कि वो तेज़ी से फैल रहा है, और यही वजह है कि लगातार मुंबई में और महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद से ही जो कोविड के मामले हैं उनमें गिरावट आई है। आपको बता दें कि नागपुर में ऐसे 5 अलग अलग म्यूटेंट मिले हैं जिनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। हालांकि जो पेशेंट मिले हैं वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन ये म्यूटेंट कितने खतरनाक हैं इसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, और साथ ही महाराष्ट्र सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। गुजरात में भी बेकाबू कोरोना की वजह से शहर शहर अस्पतालों में बेड की कमी हो गई। अब ऐसे में ट्रेन की बोगी को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जा रहा है। अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन पर पश्चिम रेलवे और अहमदाबाद नगर निगम ने मिलकर ट्रेन की बोगी में 190 बेड के आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की। गुजरात में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और गुजरात के सभी शहरों में जो आइसोलेशन बेड है उसकी काफ़ी किल्लत है। इस वक्त हम अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन पर है, जहां पर वेस्टर्न रेलवे और अहमदाबाद नगर निगम ने कोविड केयर सेंटर शुरू किया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो रेलवे की जो 12 बोगी है उसमें बेड बनाए गए हैं, और हर एक बोगी में 16 बेड है, यानी 190 बेड की व्यवस्था की गई है। और जो गर्मी काफ़ी है उसके लिए कूलर भी लगाए हैं। बिहार में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लागू हो चुका है। पहले दिन पटना की सड़कों पर पुलिस एक्शन में दिखी और लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती की गई। कोरोना से बचना है तो ज़रूरत हो तभी घर से निकलें, वरना घर में ही रहें। और आप नहीं मानेंगे तो सरकार की मजबूरी होती है लॉकडाउन लगाने की। सो बिहार में लग गया लॉकडाउन। आज लॉकडाउन का पहला दिन, जगह जगह बैरिकेडिंग, जगह जगह पुलिस की जांच। आप देखिए, हर आने जाने वालों से पूछा जा रहा है कि आप क्यों बाहर जा रहे हैं, आपके पास क्या कागजात है, आप बाहर निकलने का कारण क्या है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पटना में किस तरीके से तमाम जगह पे पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। राजेश सिंह है, डीएसपी हैं। सर, आप लोग लगे हुए हैं लॉकडाउन किस तरह से? आज भीड़ थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। भीड़ कुछ कंट्रोल हुई है, कल की अपेक्षा आप देखेंगे तो लॉकडाउन में आज यहाँ कम है भीड़ रोड पे। अभी भी लोग कुछ जो जानकारी नहीं है उनको जानकारी दे रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, जो कहा जा रहा है कि सुबह के बाद आप निकलिए, सामान लेने निकलिए, नहीं तो इस तरीके से हर जगह पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद हैं। आपसे पूछताछ करेंगे, आपकी जांच करेंगे, ये जानेंगे आप क्यों निकले हैं। आपको पेनलाइज किया जाएगा, फाइन किया जाएगा, आपकी गाड़ियां रोकी जाएंगी। तो ज़रूरत इस वक्त है इस संक्रमण के चेन को तोड़ने की। नीतीश कुमार ने पहल की एक बार फिर से लॉकडाउन लगाकर, उच्च न्यायालय की फटकार के बाद ही, लेकिन मुख्यमंत्री को लगा कि अब लॉकडाउन लगा देना चाहिए। सो 5 से 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन, और आज पहला दिन। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन पटना। इस बीच कोरोना से बढ़ते मामलों के बीच अब न्यूज़ नेशन आपको एक राहत भरी खबर बताने जा रहा है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों के मुताबिक देश के कई बड़े शहरों में अब कोरोना संक्रमण में गिरावट आएगी। दिल्ली, मुंबई, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी में कोरोना की दूसरी लहर पीक पर है और अब केसेस घटने लगेंगे, जबकि बेंगलुरु और चेन्नई में अभी कुछ और वक्त तक कोरोना के मामले बढ़ते नजर आएंगे। कोलकाता में भी कोरोना अपने उच्चतम स्तर के करीब है। इस तरीके की जानकारी आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने अपने गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर साझा की है। राहत की खबर आईआईटी के मोर्चे से, जिन्होंने अपने रिसर्च के आधार पर, स्टडी के आधार पर बताया है कि कोरोना से राहत मिल सकती है। में कोरोना संक्रमण काफी संख्या में बढ़ चुका है। रोज ही बीच में 4 लाख केसेस तक पहुंच गए थे, जो कि अब थोड़े कम हो गए हैं। और हमारा जो गणितीय मॉडल है उसके अनुसार अब संभावना है कि नए केसों की संख्या दिन पर दिन थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी और मई के अंत तक आते आते हम 2 लाख से भी कम संख्या में
प्रतिदिन नए केसेस की पहुंच सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी है कि हम सब मिलकर जो कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल है उसका, और साथ ही साथ जहां तक हो सके वैक्सीनेशन सब लोग करवाएं अपना। ये कुछ उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश के शहरों का जहां तक सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में उनके बड़े शहर जैसे लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, सब जगह अपने अपने उच्चतम स्तर पार कर चुके हैं। और इस समय जब आप देखें रोज नए केसेस की संख्या लगातार कम होती जा रही है, और हम अनुमान करते हैं कि इसी प्रकार से संख्या कम होती रहेगी। तो जानकार बता रहे हैं कि कोरोना की जो दूसरी लहर है उसका कहर आने वाले वक्त में कम हो सकता है, लेकिन इस दूसरी लहर ने देहातों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। लिहाजा यूपी के गांव-गांव में कोरोना संक्रमित मरीजों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना पर प्रहार की ये यूपी सरकार की मुहिम है। यूपी में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंचकर लोगों की जांच कर रही है। ये अभियान 9 मई तक चलेगा। कोरोना अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये गांव तक पहुंच गया। इसलिए यूपी सरकार ने अब गांवों में भी लोगों के रैंडम टेस्ट कराने का ऐलान कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जा रही हैं और इस तरह से गांव में जिनको भी सिम्टम्स हैं, जिनको बुखार है, खांसी है या कोरोना का कोई भी दूसरा लक्षण है, उनका टेस्ट किया जा रहा है। तो इस वक्त हम मोहनलालगंज इलाके में आए हुए हैं। ये मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम है जो मोहनलालगंज के अलग अलग गाँवों में जा रही है और जिनमें कोई भी सिम्टम्स अगर हैं तो उनका टेस्ट किया जा रहा है। तो फिलहाल जिस घर पे हम हैं तो वहाँ पर ये जो पीछे भाई साहब खड़े हैं, इनको ये कोविड पॉजिटिव हैं, तो इनके जो कांटेक्ट में आए लोग हैं उनका यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। इस अभियान के तहत गांव के हर व्यक्ति के बारे में जानकारी ली जाएगी। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण होंगे अथवा दूसरे प्रदेशों से लौटकर आए होंगे, उनकी कोविड जांच की जाएगी। पंचायत चुनाव के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने ये फैसला किया है। इसके लिए एक माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। कोरोना को मात देने के लिए अब यूपी सरकार गांव-गांव दस्तक देगी। जी हां, गांव के हर घर में स्वास्थ्य कर्मी पहुंचेंगे, आशाएं पहुंचेंगी और बताएंगे कि कैसे आपको कोरोना से बचना है। तस्वीरें हम आपको आगरा की दिखाते हैं। आगरा के हम इस समय रुनकता गांव में हैं और यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो आशा बहनें हैं वो इस समय घर घर जा रही हैं और यहां पर लोगों से पूछ रहे हैं कि उनके घर में किसी प्रकार से कोई मरीज तो नहीं है, कोई लक्षण तो नहीं है, और अगर लक्षण पाए जाते हैं तो उनकी एंट्री की जा रही है। साथ ही साथ उनको बताया जा रहा है कि कैसे इससे बचा जाए। आज से सभी जो राजस्व गाँव हैं वहाँ पर 5 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर 97,000 राजस्व गाँव की बात की जाए तो वहाँ पर निगरानी समितियाँ, साथ ही साथ रैपिड रिस्पॉन्स टीम वो लगातार काम करेंगी और यहाँ पर इन लोगों को बताएंगी, घरों घरों जाएंगी। इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। हर टीम में 2 सदस्य हैं, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो दूसरा अध्यापक या फिर निगरानी समिति का सदस्य। हर टीम को 1000 लोगों की जिम्मेदारी दी गई है। इस अभियान का मकसद यूपी के गाँव में कोरोना को फैलाने से रोकना है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ। कोविड-19 के खतरे को टालने के लिए यूपी में इन दिनों लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू है। लोगों के लिए मुश्किलें कहीं ज्यादा हैं। ऐसे में कई संस्थाओं ने इस मुश्किल वक्त में भूखों को खाना खिलाने का बीड़ा उठाया है। एक संस्था आज लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर जरूरतमंदों को लिट्टी चोखा बांटती नजर आई। कोविड के बढ़ते खतरे को कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश में इन दिनों लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू है। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके सामने खाने का संकट पैदा हो जाता है, तो कुछ संस्थाएं सामने आई हैं जो जगह जगह जाकर लोगों को खाने पीने की चीज़ें मुहैया करा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए लिट्टी चोखा बांटा जा रहा है। तो मतलब बेहतरीन चीज़ है ये और देसी चीज़ है और भूख भी मिटाती है। भाई साहब किस संस्था से हैं आप लोग? बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था। तो लिट्टी चोखा ही आप लोगों ने बांटने का फैसला क्यों किया? हमने नहीं, बाबा उमाकांत जी महाराज जो हैं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, उनका आदेश हुआ कि लिट्टी चोखा जो है बहुत सादा खाना है और पूर्ण खाना है। इससे शुद्ध आइटम कोई नहीं हो सकता, इससे कंप्लीट आइटम कोई नहीं हो सकता। तो महाराज जी की ऐसी मौज हुई कि फल वल तो सब लोग बांटते हैं, लेकिन ये खाना अगर आप खा लेंगे तो दिन भर आपको लगभग भूख नहीं लगेगी। बिल्कुल। तो लिट्टी चोखा तो हमारे यूपी और बिहार में बहुत मशहूर भी है और शायद ही कोई ऐसा हो, या मुझे लगता है कोई ऐसा होगा भी नहीं जो लिट्टी चोखे को इनकार कर पाए। हाँ, कोई नहीं इनकार करता है। हम पुलिस वालों को भी खिलाते हैं। पिछले साल 1 मार्च 2020 से चल रहा है मालिक के। कितने लिट्टी चोखा कितने लोगों को दे रहे हैं आप दिन भर में? सर डेली हम लोगों का 250-300 लोगों का हो जाता है। 500 तक का हम लोग बांटते हैं। देखिए लोग इस वक्त चारबाग रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं और लोग लाइन में लगे हुए हैं लिट्टी चोखा लेने के लिए।
एक अच्छी पहल है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो देखिए फ्रंटलाइन वर्कर्स भी हमारे हैं, सफाई कर्मी हैं, उनको भी कुछ खाने के लिए मिल जा रहा है, तो एक बेहतर हुजूर का आदेश था जो भी सेवा कर्मी हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, उन तक ये भोजन रोज़ पहुँचे। उनकी दया से कंटिन्यूटी 1 मार्च पिछले 2020 से। ये रनिंग में रहते हैं कि कहीं रुक रुक के कोई आपकी चिन्हित जगह है? नहीं, हम लोग रनिंग में पूरे लखनऊ में जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ जाते, एक जगह पे डेली वाला नहीं है हमारा, जहाँ अलग अलग जगह पे। कल परसों ऑक्सीजन सिलेंडर जहाँ बट रहे थे वहाँ पे बांटा। जरा एक बार अपने दर्शकों को हम दिखा दें। देखिए ये अब तो खात्मे के कगार पे है, तो यानी कि पूरा ये इस बर्तन में भर के लाए थे और चोखा था। अच्छा, बाटी भी बची है कि ख़त्म हो गई है? चलिए ठीक है, भूखे लोगों तक ये भोजन पहुंच गया, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो देखिए ऐसी कई संस्थाएं जो अच्छा काम कर रही हैं और भूखों को इस मुश्किल समय में भोजन मुहैया करा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। चलिए लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश में कोरोना की संक्रमण दर चिंता का सबब बनी हुई है। दिल्ली में हर 4 लोगों में से 1 कोरोना पॉजिटिव है। खास पेशकश देखिए ब्रेक के बाद खबर कट टू कट में।